भागलपुर के अतिथि गृह में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही पीरपैंती में जनसभा करने के बाद प्रेस को संबोधित किए हैं। तो जून से बड़े पैमाने पर कैंपेन जो चुनाव के नजरिए से किया जाएगा वो भी दिखेगा और निश्चित तौर पर उसका असर आपको चुनाव के रिजल्ट में भी दिखेगा। एजेंडा तो आप भी नीतीश कुमार और लालू के खिलाफ ही चला रहे हैं। एजेंडा हम बिहार को बदलने का चला रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं चला रहे, ना किसी दल के खिलाफ चला रहे हैं। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जो ये कहता है कि बिहार बदल नहीं सकता है। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि लालू के डर से भाजपा को वोट दे और भाजपा के डर से लालू को वोट दे। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि बिहार में इतना जाति है, इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पर इतना बाहुबल है कि कोई यहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता है। जनसुराज का एजेंडा उस सोच के खिलाफ है कि बिहार को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बिहार को बदला जा सकता है और बदलने की जिम्मेवारी चाहे आप उठाएं या हम उठाएं, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। और हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है। अगर भगवान ने हम लोग को बुद्धि शक्ति दी है तो हम लोग को निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो भी सेशन पास हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के कानून के मेरिट को अगर हटा दिया जाए वो अच्छा है, खराब है उसको छोड़ दीजिए। हमारा या जनसुराज का वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध इस बात को लेकर है कि जब देश बना, कुछ जो बेसिक मूल्यों के साथ देश बना, उसका संविधान बना, उनमें अगर कोई आप आमूल चूल परिवर्तन करते हैं तो जो लोग भी ये परिवर्तन कर रहे हैं उनकी ये जवाबदेही है, नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही है कि जो समाज का वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उसको विश्वास में लेकर वो कानून बनाया जाए। वक्फ का कानून जो बना है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा वाले उस वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या उस कोई फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए लेकर आए। विशुद्ध तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का इनका एजेंडा है। इसका प्रमाण ये है कि आप देखिए, पीछे कानून आया था सीए एनआरसी का, और भाजपा के समर्थकों को ये बताया गया कि सीए एनआरसी कानून इसलिए देश में जरूरी है क्योंकि यहाँ से मुस्लिम शरणार्थियों को, मुस्लिम आतंकवादियों को हटाना है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हिंदू खतरे में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको लाकर देश में नागरिकता देनी है, इसलिए सीए एनआरसी का कानून लाया गया। अब मैं आपके माध्यम से भाजपा के अपने साथियों से, उनके समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि भाई सीए एनआरसी देश में लागू है, बता दो कि पिछले 2 साल में कितने हिंदुओं को तुमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाकर उनको नागरिकता दी है, या ये बता दो कि कितने मुस्लिम आतंकवादियों को तुमने उस कानून के तहत देश से हटा दिया। अब वो कानून भूल गए। मेरे भाई सीए एनआरसी इसलिए लाए थे कि बंगाल में 1-1.5 करोड़ वोट पोलराइज करके लिया जा सके। तो इनका एजेंडा है हर साल 1.5 साल में कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लाओ जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम वाली बात चलती रहे। इनका अगर एजेंडा ये होता कि वक्त में ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें जो गलती हुई है उसको सुधार किया जाए। किसी ने मुझे कहा कि वक्त के कानून से अगर भूमिहीनों को जमीन मिलेगी आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा भाई तुम कानून पढ़ के दिखा दो। अगर कानून में ये लिखा हुआ है कि वक्त में वक्त की कोई ऐसी जमीन जो गलती से वक्त के पास है उसको लेकर भूमिहीनों में बांटा जाएगा, कहाँ कानून में लिखा गया है? भाई इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बस खाली हिंदू मुसलमान करना है, जैसे सीए एनआरसी पर किया, जैसे ट्रिपल तलाक पर किया, जैसे कॉमन सिविल कोड पे कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। इस भाजपा की सरकार में एक ही दिक्कत है, हम भी मोदी जी के साथ बहुत दिन काम किए हैं, ये गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। अभी कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है कि 500 के काउंटरफीट नोट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए। आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो कहा गया कि काउंटरफीट नोट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब कोई सवाल ना उनसे पूछ रहा है ना वो जवाब देते हैं। आप लोग फिर अब नया चीज लेकर आ गए, अब नया चीज बात करेंगे। पहले कहा भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, अब कोई नहीं पूछ रहा है कि 2014 में कहा कि सारे लोगों को घर मिल जाएगा, फिर 22 में आपसे कह रहे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, अब 25 आते आते कह दिया कि हम तीसरे बड़े इकोनॉमी हो जाएंगे। भाई जो पहले कहा था उस पर भी तो जवाब दे दो। कल मोदी जी आ रहे हैं और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोगों को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ
कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपा करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा? अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राजनीतिक सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे, सरकारी आदेश जारी किया गया है, जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बजाता इनको टारगेट दिया गया है 200, 400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें ना करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सवाल जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए। बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे हैं? जरा पूछिए तो पट यहाँ भागलपुर के डीएम से सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल? आप लोगों ने पूछा है? बजाता सरकारी आदेश जारी हुआ, सरकारी आदेश जारी हुआ है, सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री हम मिलेंगे नहीं, कम से कम जो भाजपा के यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, उससे तो पूछिए। आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। नीतीश कुमार जो अभी संवाद करने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने शुरू किया महिला संवाद। उसका खर्चा टेंडर है 250 करोड़ रुपया। बताइए, जाते जाते गरीब बिहार जनता का 250 करोड़ रुपया लेकर महिला संवाद शुरू किए हैं। मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को 250 करोड़ रुपया दे दिया गया कि गाड़ी और वीडियो चलाओ, और ऐसे व्यक्ति का चलाओ जो व्यक्ति खुद संवाद नहीं कर सकता है। उसका जब फ्लैग ऑफ किया तो उसमें एक शब्द बोले नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति नहीं है कि भाषण दे पाए। प्रशांत जी, एक बात बताइए, जो कश्मीर में जो घटना हुई इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद और टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जितने जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। मुर्शिदाबाद पे चुप्पी क्यों है सर? किसकी चुप्पी? किसकी चुप्पी? मेरी चुप्पी? मेरे भाई, ऐसा है, आपने तो कोई पूछा नहीं सवाल कि हमने जवाब नहीं दिया। और हम बिहार में हैं तो केरल में भी कोई घटना हो रही है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी घटना हो रही है, तो आप क्या कहते हैं कि हम तिरुपति में आकर मुर्शिदाबाद की चर्चा करें, जूनागढ़ की चर्चा करें, केरल की चर्चा करें कि तिरुपति की चर्चा करें? आप अगर सवाल पूछेंगे तो प्रशांत किशोर हर सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद की घटना बिल्कुल गलत है। उसको आप जातीय और धार्मिक उन्माद के कलर कलर मत दीजिए। जो भी वहां पर देखिए, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा या जो भी किसी भी तरह के हिंसा में शामिल हो रहा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो,
उसकी भर्त्सना होनी है, उसकी शिकायत, उसकी निंदा होनी है। इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। पूरा कहलगांव विधानसभा जो है वो फ्लाई एक्ट से परेशान है। 10 से 15 हजार बच्चे रोज कहलगांव से आसपास के इलाके से स्कूल में आते हैं और सांसद और विधायक वहां के पूरे मौज और जनता धूल फांक के मर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर डबल इंजन की सरकार पिछले 10 वर्षों से चुप क्यों है? और बच्चे जो आम ग्रामीण है, जो शहरी लोग हैं, वो पूरी तरीके से बेदम हो रहे हैं। इस पर सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है? बच्चे और लोग परेशान हैं, लेकिन आप भी भागलपुर में ही रहते हैं, यहीं के पत्रकार हैं। यहाँ के लोग उसी नेता को बार बार फिर जिताएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनको परेशानी होगी। मैं पूरे बिहार घुमा हूँ और जब लोग ये बताते हैं, पूछते अच्छा विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं, तो कहता है 3 बार से। सांसद महोदय कितना बार से जीत रहे हैं, तो भैया 4 बार से। तो मेरे भाई, अगर आप समस्या से परेशान हैं तो उसी नेता को वोट क्यों दे रहे हैं? 2014 में मोदी जी मोतिहारी में भाषण दिए, तो भाषण को लिखने वालों में भी हम लोग रहे होंगे। चीनी मिल के कंपाउंड से मोदी जी ने कहा कि जो ये बंद चीनी मिल है, इस चीनी मिल से बनी हुई चीनी का चाय पीऊंगा तभी बिहार में वोट मांगने आऊंगा। अब 14 के बाद मोदी जी लगातार 11 साल हो गए, कितनी बार आए वोट मांगने? चीनी मिल तो चालू नहीं हुई, उसका 1-1 इंच जमीन बिक गया। जो लोगों ने जमीन को खरीदा लूटा वो ज्यादातर लोग भाजपा के नेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मोतिहारी से भाजपा का सांसद विधायक उसके बाद से लगातार जीत रहा है। अगर आप चीनी मिल के न चलने से परेशान हैं, मोदी जी या किसी नेता ने जो गलत वादा किया उससे परेशान है, तो फिर उसको वोट काहे दे रहे हैं? और अगर वोट दीजिएगा तो वही स्थिति बनी रहेगी। जनसुराज का पूरा प्रयास यही है। हम तो मन से ये बात कहते हैं कि भाई आप 5 किलो अनाज के लिए वोट दे रहे हो तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे रहे हो तो मंदिर मस्जिद बन रहा है। आप जात के लिए वोट दिए हो तो जाति जनगणना हुआ है। आप लालू जी को आवाज और सम्मान के लिए वोट दिए थे तो गरीब और पिछड़ों को लालू जी के राज में आवाज और सम्मान मिला है। आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया है तो बिजली आई है। लोकतंत्र में आप जिस चीज के लिए भी वोट देंगे वो आपको मिलेगा। कम मिले या ज्यादा मिले, लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए। ये बेकार दिमाग लोग लगाते हैं कि हम किसको वोट दें। महत्व तो इस बात का नहीं है कि वोट किसको देते हैं, महत्व तो इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। जिस बात के लिए वोट देते हैं बिहार में भी वो चीज हो रहा है। बिहार में लोगों को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता नहीं है, उसके लिए वोट करना नहीं है। अभी देख लीजिए, अभी मुर्शिदाबाद पर सवाल हो रहा है, वोट पड़ेगा कश्मीर के नाम पर। वोट लोग देंगे गुजरात में बुलेट ट्रेन का कहानी सुन के, भैया गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा और आप नरकटियागंज और पीरपैंती में धूल फाँकिएगा। 2025% कितना मजबूत आप अपने आप को देख रहे हैं? भाई 2025 को लेकर 2-3 प्रेडिक्शन आप सुन लीजिए। हम जो पहले काम करते थे तो मेरी बातों को पत्रकार लोग बहुत गंभीरता से लेते थे। अब चूंकि हम खुद राजनीति में हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर है, तो आप लोग भी कहते हैं ये कैसे होगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा तो नहीं आया। जब आंध्र में कहा कि जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह हार जाएंगे तो 11 को सीट आया। बिहार में मैं जो अभी कहूंगा आप कहीं करें, आप तो जनसुराज के नेता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं, उस पर विवाद हो सकता है, उस पर अभी जनता को निर्णय लेना है। लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहिएगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखेगा वो जीत कर आएगा। निर्णय में सबसे मजबूत आधार क्या है जो जनता आपको चुनेगी?
भाई हमारे एजेंडे में सबसे मजबूत आधार ये है कि बिहार में जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार की राजनीति होनी चाहिए। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन है उसकी बात होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि पहली बार राजद और जदयू जैसे दल भी पलायन की बात कर रहे हैं। तो जन सुराज की क्या ताकत है ये तो आपको अभी दिख रही है। बिहार की राजनीति में पहले कभी पलायन पर आपने चर्चा सुनी हो, कभी शिक्षा पर बात सुनी हो तो बता दीजिए। पहली बार लोग शिक्षा और पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये जन सुराज की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र में विकल्प होने की ताकत है। जिस दिन लोगों के पास विकल्प मिल जाएगा तो जो दल अभी पहले से बने हैं उनको भी जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक वो मुद्दों की बात इसलिए नहीं करते, उनको मालूम है कि काम करे चाहे नहीं, डर के मारे हम ही को वोट देगा। अब जब विकल्प एक मिल गया है तो सबको जवाब देना पड़ेगा। शांति, एक सवाल है कि जाति और धर्म के नाम पर जो है जितनी प्रतिशत आबादी रहती है उतना उसका जो है उम्मीदवारी या फिर उसको राजनीति में जो है हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन सबसे अधिक हिस्सेदार आबादी जो है आज युवाओं की है, 60% से अधिक है। तो राजनीति में उसे जो है उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो जनसुराज इस पर जो है आगे कुछ करेगी ये, क्योंकि आप भी जो युवाओं के कंधे पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम किसके कंधे पर आगे बढ़ रहे हैं हमको ये नहीं पता है। चलिए कम से कम आप मान तो रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विरोधी तो ये कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़िए नहीं। अब आप बताइए, पहले तो लोग कहा जब हम चलना शुरू किए करें बिहार में चलने से क्या होगा, कितना दिन चलेंगे। जब चल लिए 2-2.5 साल दल बन गया, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बना लिया। दल बनाने से क्या होगा, जब दल बनाकर आगे बढ़ के संगठन खड़ा कर लिए, कदर संगठन खड़ा करने से क्या होगा। जब 10% वोट आ गया तो कह रहा 10% वोट से क्या होगा। मेरे भाई, अगर हम लोग की नियत में, हम लोग के प्रयास में ईमानदारी है तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात जन सुराज की नहीं है। बिहार की जनता त्रस्त है, 30-35 साल से उसके सामने विकल्प नहीं है। अब एक विकल्प जो भी अगर सामने आ रहा है तो जनता उसको बहुत करीब से देखेगी, चर्चा करेगी। अब हम लोग की जिम्मेवारी है, अगर हम लोग के चरित्र में, हम लोग के व्यक्तित्व में, हमारे आचार विचार में वो प्रभाव होगा, वो सच्चाई होगी, वो ईमानदारी होगी तो जनता हम लोग को चुनेगी। अगर हम लोग में कुछ कमी रह जाएगी जनता नहीं चुनेगी। इस बार सबसे बड़ा घोटाला भाई अब देखिए, हमने तो भागलपुर दंगों की भी बात नहीं की। तो जब हम राजनीति में उस समय थे ही नहीं, सृजन घोटाला जब हुआ या जब उसकी चर्चा हुई, हम तो चारा घोटाला की बात नहीं करते। सृजन घोटाला हम तो वही बात करेंगे ना, हम शराब माफिया की बात करते हैं, हम बालू माफिया की बात कर रहे हैं, हम भूमि सर्वे में राजस्व विभाग के द्वारा जो घर घर से उगाही हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक हालात की बात कर रहे हैं, हम मोदी के पैकेज और पैकेज के न देने की बात कर रहे हैं। हमारे समय काल खंड में जो विषय होगा उसी की तो बात करेंगे। अब कृष्ण बाबू के टाइम में बिहार का क्या मुद्दा था उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उस पर रोज टीका टिप्पणी करना पैसा। अभी जदयू नीतीश कुमार के बेटे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लालू जी के परिवार से भी जो उनके सदस्य राजनीति में नहीं है मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं है, और जब वो राजनीति में आए तब उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। ये तो पत्रकारों का अपना स्पेकुलेशन है कि अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो राजनीति में अभी नहीं है, जब आ जाएंगे तो लोकतंत्र है, सबका स्वागत है। इस समय चर्चा होगी उस पर। अभी एक और एक आईजी प्रशासनिक अफसर लांडे, एक लांडे विकल्प के तौर पर उन्होंने भी एक अपने दल का गठन। नहीं जानते हैं ज्यादा उसके बारे में, शिवदीप लांडे सर नहीं जानते साहब, इतने अफसर है कितने लोग हम लोग जानते हैं। भागलपुर की कोई समस्या मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हैं? भागलपुर से भागलपुर की भी समस्या, भागलपुर की कौन सी समस्या ऐसी है जो दूसरे जिलों की समस्या नहीं है? एक मिनट, आप कह रहे हैं भागलपुर की समस्या नहीं उठा रहे, क्या ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था भागलपुर का विषय नहीं है?
क्या यहाँ से गरीब लोगों के गरीब लोगों के पलायन का मुद्दा भागलपुर का मुद्दा नहीं है? क्या भूमि सर्वे में हो रहा जो भ्रष्टाचार है वो भागलपुर के लोगों का मुद्दा नहीं है? क्या घर घर बिक रही शराब और शराब माफिया भागलपुर का मुद्दा नहीं है? क्या बालू माफिया और बालू का अवैध कारोबार भागलपुर का मुद्दा नहीं? आप विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवार होंगे अपनी पार्टी से? मेरी पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे उम्मीदवार बनना है तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो उम्मीदवार होंगे। पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। कहाँ से? जहाँ से तय कर देगी वहाँ से। कोई इतनी दिक्कत है? स्वस्थ है ना? अब नीतीश जी स्वस्थ है कि नहीं? आपका चैनल का नाम है आप तक, आप पहुँच जाइए नीतीश तक और नीतीश तक पहुँचकर ये सवाल पूछिए कि सर क्या आप स्वस्थ हैं? क्योंकि बिहार की जनता के मन में आपके हाव भाव से, आपके वक्तव्यों से ऐसा बिहार की जनता को लग रहा है कि आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। आप तब के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप स्वस्थ है कि नहीं, और हमने उसका एक फॉर्मूला भी दिया कि चलिए जांच कैसे होगा। कम से कम नीतीश जी आप ही के चैनल पर कैमरे पर आकर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम बता दे तो हम लोग मान लेंगे कि वो स्वस्थ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ नीतीश कुमार को अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक आज की तारीख में याद नहीं है। नहीं, आपने कहा कि 25 में जो अब जो है नेक्स्ट टाइम वो आने वाले नहीं, वो तो स्वस्थ रहते तब भी नहीं आना था, अभी तो अस्वस्थ